Assalamu alaikum, dear students. Today we'll start our new topic that is about the types of error in experimental data. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हम इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रही हूँ कि हमने जो आपका सिलेबस है 507 का उसका हमने कहाँ से शुरू किया था। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से मैंने आपको बताया था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है किसी भी एनालिसिस के लिए। तो जो मैंने सबसे पहले आपको लेक्चर दिया था दैट वाज अबाउट द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन दीज टू एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स, हाउ वी कैन ऑब्टेन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और फिर हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं। लाइक हमने मीन, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तक हमने काम कर लिया हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि जो बेसिक एनालिटिकल टूल्स हैं कि हमें हर एनालिसिस से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे वेइंग करनी है, कैसे ऑपरेटर्स को कैलिब्रेट करना है, कैसे फिल्ट्रेशन करनी है, कैसे ड्राइंग करनी है, एट्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग प्लान कैसे बनाना है, और सैम्पलिंग प्लान के बाद सैंपल की नेचर क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन दैट केस होमोजेनस है, हेट्रोजेनस है, कंटिन्यूस है, रैंडम है, एटसेट्रा, किस तरह की पॉपुलेशन पे आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो सब हमने टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस की और डिफरेंट प्लान्स किस मकसद के एनालिसिस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्लान बनाना है, और फिर प्लान को किस तरह से किन किन हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। वो सब बातें डिस्कस करने के बाद टुडे द न्यू टॉपिक इज के नेक्स्ट टॉपिक बल्कि कहना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डेट इज के जो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसमें एरर किस किस तरह से आ सकता है, कितनी तरह का एरर होता है और उसको हम किस तरह से मिनिमाइज हमें करना है उनको। ठीक है जी। तो ये मैं आपको शुरू कराती हूँ। टाइप्स ऑफ द एरर इन एक्सपेरिमेंटल डाटा। द प्रिसीजन जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्या होती है, of a measurement is determined by comparing data from carefully replicated experiment। क्या हम एक एक्सपेरिमेंट को एटलीस्ट थ्राइस जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने क्लोज हैं। Unfortunately, an estimate of the accuracy is not an easy to obtain। कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट मालूम करना मुश्किल होता है, इसलिए हम प्रिसीजन के थ्रू उसकी एक्यूरेसी को ऑब्टेन करना चाहते हैं और अपने एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं। एक्यूरेसी को मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रू वैल्यू क्या है, और वो हम जो ट्रू वैल्यू है वो भी हम नॉर्मली एनालिसिस के थ्रू ही उसको भी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो रिजल्ट्स कैन बी प्रिसाइज विदाउट बीइंग एक्यूरेट एंड एक्यूरेट विदाउट बीइंग प्रिसाइज। इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट हम प्रिसाइज कर सकते हैं विदाउट बीइंग एक्यूरेट। अगर वो नहीं भी एक्यूरेट है तो हम उनको प्रिसाइज, अगर डाटा एक दूसरे के करीब आ रहा है, जैसे ये ईच डॉट अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को शो कर रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट अगर 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें ये रिजल्ट दे रहा है तो इट मीन्स कि ये एक प्रिसाइज डाटा है। हो सकता है ये एक्यूरेट ना और हो सकता है ये एक्यूरेट भी हो, ठीक है, लेकिन चूंकि रेप्लिकेट हमें सेम सिमिलर रिजल्ट्स दे रहे हैं तो ये जो डाटा है ये हमें एक गुड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को शो कर रहा है विद मिनिमम एरर while and accurate without being precise। और ये भी हो सकता है कि हमने उसको दिस एक्सपेरिमेंट ये 2 टाइम्स में एक रीडिंग आई है कि हो सकता है ये एक्यूरेट हो बट ये प्रिसाइज नहीं है ना इसकी रीडिंग्स। तो the danger of assuming that precise results are also accurate is illustrated in figure 5.3। इसी फिगर में उसने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट भी हो। तो each dot show the absolute error of replicate results obtained by 4 analyst। 4 एनालिस्ट थे, एनालिस्ट 1 2 3 4 चारों काम कर रहे थे। एनालिस्ट 1 obtained relatively high precision। इस एनालिस्ट ने हाई प्रिसाइजली काम किया एंड हाई एक्यूरेसी के साथ काम किया। एनालिस्ट 2 हैड पुअर प्रिसीजन, प्रिसीजन पुअर है बट गुड एक्यूरेसी। ठीक है, ये जो इसकी लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है ये शो कर रही है कि वो कितना
क्लोज है, आपकी जो रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है। द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस 3 आर सरप्राइजिंगली कॉमन, कि ये जो आपके पास एनालिसिस 3 है इसका जो ट्रू वैल्यू है और जो हमारे पास उसके रेप्लिकेट्स हैं वो दोनों ही सेम है। The precision is excellent, but there is significant error in the numerical average for the data. Both the precision and accuracy are poor for the results of analyst 4. ये precision भी नहीं है और accuracy भी नहीं है, ठीक है, कि ये आपके इस लाइन से काफी डिफरेंस में मौजूद है। Figure 5.1 and 5.3 suggest that chemical analysis are affected by at least two types of error. Figure 5.1 क्या थी वो भी एक नजर हम उस पर डाल लें। Figure 5.1, अच्छा ये मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की थी पिछले लेक्चर में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि क्या फ़र्क है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। और अब ऑन दिस बेसिस हम उसको कह सकते हैं कि एटलीस्ट टू टाइप्स के एरर हैं। वन टाइप को हम कहते हैं रैंडम एरर, इनडिटरमिनेट एरर, that causes data to be scattered more or less symmetrically around a mean value. रैंडम एरर में क्या होगा, डाटा स्कैटर्ड ज्यादा या कम हो सकता है मीन वैल्यू के दाएं बाएं। रेफर अगेन टू फिगर 5.3 and notice that scattered in the data and thus the random error for analyst 1 and 3 is significantly less than that of analyst 2 and 4. जो रैंडम एरर है वो सिग्निफिकेंटली लेस है एज कंपेयर टू, ठीक है ना, 1 और 3 का जो एरर है वो सिग्निफिकेंटली लेस है एज कंपेयर टू द एनालिस्ट 2 एंड 4 के। In general, then, the random error is a measurement. In a measurement is reflected by its precision. Now, this is the point कि जो random error है, दो तरह के error है, एक random और एक systematic. Random का क्या मतलब है? Random का मतलब indeterminate और systematic का क्या है? Determinate. तो systematic error जो है random error है वो किससे शो होता है? It is shown by the precision. इसको हम precision से, सॉरी इसको मैं वापस रखती हूँ। हाईलाइट करना चाह रही थी मैं इसको, हाँ जी। जनरल द रैंडम एरर इज अ मेजरमेंट, in a measurement is reflected by its precision. Random error is discussed in detail next, हम देखते हैं इसको कैसे है। और second type systematic error है। Systematic error causes the mean of a data set to differ from the accepted value, ठीक है जी, ये important point है इस लेक्चर के कि सिस्टमैटिक एरर क्या करेगा, ये causes the mean of the data set to differ from the accepted value। तो इसका मतलब है ये एक्यूरेसी को डील करता है। सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी की तरफ मूव करेगा और जो रैंडम एरर है वो प्रिसीजन को मूव करेगा। For example, the mean of the result in the figure 5.1 has a systematic error of about minus 0.2 ppm iron. The results of analyst 1 and 2 in figure 3 has little systematic error, but the data of analyst 3 and 4 shows systematic error of about 0.7 and 0.1.2. 1 और 2 के जो हैं वो सिस्टमैटिक एरर शो करते हैं, 3 और 4 शो सिस्टमैटिक एरर माइनस 0. ये यहाँ से आपके पास आएगा कि मीन वैल्यू को इसमें से उसने माइनस करना है 0.7 and minus 1.2% नाइट्रोजन।
Systematic error in a series of replicate measurement causes all the result to be too high or too low. An example of systematic error is the loss of volatile analyte while heating a sample. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर में क्या एग्जांपल है? लॉस ऑफ वॉलेटाइल एनालाइट व्हाइल हीटिंग अ सैंपल। ठीक है, इसमें किसी एनालिस्ट का कसूर नहीं है। एक मेथड जो हम मेथोडोलॉजी है हीटिंग की, उसके अकॉर्डिंगली जब वॉलेटाइल एनालाइट वो लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से उसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें एरर आएगा। A third type of error is gross error. Gross error differ from indeterminate and determinate error. They occur only occasionally. ठीक है, अब सपोज पहले रीडिंग -1.27 आई है, यहाँ पे 0.7 आएगी। अगर 0.7 आ जाती है तो इट इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन -1.2, -0.7 एंड -7। तो इस तरह की जो रीडिंग्स जो बहुत ही ट्रू वैल्यू से बहुत डिफरेंस पर आए, बहुत डिस्टेंस पर आए, उसको हम कहते हैं आउटलायर। इसको क्या कहेंगे? आउटलायर। और अगर आपने 3 रीडिंग्स ली हैं, 5 रीडिंग्स ली हैं, रेप्लिकेट लगाए हैं और 5 रेप्लिकेट पे या 3 रेप्लिकेट पे 2 तो वैल्यूज या 5 में से 4 वैल्यूज बहुत क्लोज हैं और एक वैल्यू जौन सी है वो बहुत, सपोज आप यही टाइट्रेशन कर रहे हैं और एक दफ़ा 10 आई है, एक दफ़ा 9.9 आई है, एक दफ़ा 10.2 आई है और एक वैल्यू सपोज आपकी 6 आ जाती है। तो अगर आप उस 6 को इंक्लूड करके उसका एवरेज लेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 8.8 के करीब आएगी। लेकिन अगर आप एक उस आउटलायर को, जो आपका ग्रॉस एरर था, उसको आप बाहर निकाल देंगे, अमिट कर देंगे लॉजिकली कि ये कोई ऐसा इसमें काम हुआ है कि आपका वैल्यूज कौन सी हैं, 4 वैल्यू से बहुत परे आई हैं, तो फिर क्या होगा कि फिर आप इस तरह के वैल्यू से फिर आपकी वैल्यू कौन सी है वो 9.9 या 10.1 के करीब आएगी उसकी एवरेज, सारे जो बाकी 4 वैल्यूज हैं या बाकी 2 वैल्यूज हैं। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं आउटलायर। Outlier is an occasional result in replicate measurement that differs significantly from the other results. ठीक हो गया? तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको आउट करना फ्रॉम द डाटा सेट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये एक रेप्लिकेट जो कि एक आउटलायर पे बेस करता है, उसकी वजह से हमारा सारा एनालिसिस भी एरर, ज़्यादा एरर के साथ हम उसको डील करेंगे। Touching suppose usually occur very occasionally and are often large and may can result be either high or low. They are often the product of human error. किसकी वजह से होता है ग्रॉस एरर? किसकी वजह से आता है? ह्यूमन एरर की वजह से। फॉर एग्जांपल, इफ पार्ट ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज लॉस्ट बिफोर weighing, analytical results will be low. Touching a weighing bottle with your finger after its empty mass is determined will cause a high mass reading for a solid weighted in the contaminated bottle. Gross error led to outlier results that appear to differ markedly from other data in a set of replicate measurement. There is no evidence of gross error in figure 5.1. Figure 5.3 had one of the results shown in figure 5.1 occurred at say 21.2 ppm. It might have been outlier. कहता है कि अगर इसमें हमारे इसने क्या एग्जांपल दी है यहाँ पर, ये एग्जांपल है जी 5.1 थी, अच्छा ये थी फिगर 5.1। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि 19.2 से 20.4 ये रेंज है ना हमारे पास। तो इस रेंज में अगर वो कहता है कि अगर कोई वैल्यू जो सी है वो 24 आ जाती है, 31 आ जाती है, तो वो आउटलायर होगी। दैट वाज द फिगर 5.2। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या पढ़ा कि कितने तरह के एरर हो गए? रैंडम, सिस्टमैटिक, ग्रॉस। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है? As the name shows, systematic error have a definite value and assignable cause. सिस्टम से आ रहा है, कोई उसको साइन हुई है, उसको जिस तरह कोई ड्यूटी साइन होती है, कोई एक फैक्टर असाइनिंग है उस एरर के लिए, एंड आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड फॉर रेप्लिकेट मेजरमेंट मेड इन द सेम वे। हर दफा
एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट करने पर वो एरर उतना ही ऐड ऑन हो रहा है, ना वो कम होता है ना वो ज्यादा होता है। They led to bias in measurement results. Note that bias affect all of the data in a set in the same way and that it bears a sign. Bias का मतलब क्या है? Bias measures the systematic error associated with an analysis. It has a negative sign if it causes the result to be low and a positive sign otherwise. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर अब किसकी वजह से है? जो कि बार बार आएगा, जिसकी अमाउंट हर दफा सेम होगी और उसकी वजह से रिजल्ट्स कौन से हैं वो बायस हो जाएंगे। इसकी क्या टाइप सोर्सेस क्या है सिस्टमैटिक एरर के? इट मे बी इंस्ट्रूमेंटल, इट मे बी मेथड एरर, इट मे बी पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंट के एरर से आपको क्या पता चलता है? लाइक अभी जो हमने कैलिब्रेशन की बात की थी कि अगर आप कोई ब्यूरेट यूज कर रहे हो या आप कोई पाइपेट यूज कर रहे हो और उसके ऊपर 10 ml लिखा हुआ है लेकिन वो बेसिकली 10.2 ml है या 9.8 ml है या 9.7 ml है, वो प्रिसाइज नहीं है, तो क्या होगा कि हर दफा जब आप उसे मेजर करोगे उसके अंदर पाइपेट से उसे ऐड ऑन करोगे, उस रिएजेंट के दो चीजों को मिक्स करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगी उसकी परसेंटेज यील्ड उसी हिसाब से कम या ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द नॉन कैलिब्रेशन ऑफ द पाइपेट। सेम इज द अनदर केस अगर हमने तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल अगर हमने लैम्डा मैक्स डिटरमिन कर रहे हैं या उससे कंसंट्रेशन डिटरमिन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कर्व में अगर आपने उसको कैलिब्रेट नहीं किया अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को और उस पे आप एब्जॉर्प्शन नोट कर रहे हो, जब आप उस पे वाटर को एज ब्लैंक सोल्यूशन जब आप उसकी एब्जॉर्बेंस लेते हो तो अगेन वो आती है 0.3 आती है। होना तो क्या चाहिए कि एब्जॉर्बेंस 0 आए और उसकी ट्रांसमिटेंस 100% आए, लेकिन क्या आता है कि एब्जॉर्बेंस कौन सी है वो 0.3 आती है। तो इट मीन्स कि हर दफा जब आप उससे अपना सैंपल एक्स वाई जी जो भी आपका सैंपल है जब आप उसको एनालाइज करोगे तो अगर आपकी वैल्यू जोन सी है वो 0.8 आई है तो 0.8 में से 0.3 आप जोन सा इसका मतलब है उसका ओरिजिनली एब्जॉर्बेंस तो 0.5 थी, 0.3 तो नॉन कैलिब्रेशन की वजह से आई ना। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक एरर आप इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, ठीक है, और कॉज्ड बाय नॉन आइडियल इंस्ट्रूमेंट बिहेवियर, बाय फैकल्टी, बाय फॉल्टी कैलिब्रेशन और बाय यूज अंडर इन अप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है जी। तो मेथड एरर का मतलब क्या है? डेट अराइज फ्रॉम नॉन आइडियल केमिकल और फिजिकल बिहेवियर ऑफ एनालिटिकल सिस्टम। मेथड एरर लाइक हमारे पास यही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, आपने उसमें कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है, सपोज आपने उसमें क्रोमियम की कंसंट्रेशन एनालिसिस करना है, क्रोमियम को डिटरमिन करना है, आप क्रोमियम नाइट्रेट नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करते हो तो उसके अंदर आयरन भी मौजूद है, आयरन भी वो नाइट्रेट बना लेगा और वो भी जो है आपके पास वो क्रोमियम भी नाइट्रेट बना लेगा। अब चूंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है, एक ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो कि नाइट्रेट के साथ उतनी ही रैपिडली रिएक्ट करता है जितना कि क्रोमियम करता है, तो क्या होगा कि अब आपके रिजल्ट मेथड ही आपने उसको फॉलो सही नहीं किया, उसके अंदर जो मेथडोलॉजी है उसमें क्लियरफाई नहीं किया कि उसके अंदर ये जो है क्या कहना चाहिए इसमें इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस मौजूद नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वो क्लियर होगा तो पहले आप उसको चेक करेंगे कि हाँ जी ये इसके अंदर मौजूद तो नहीं है। तो मेथड की वजह से जो अराइज होती है जो फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ एनालिटिकल सिस्टम है, तो हर दफा करने पर आपके पास चूंकि सैंपल जितना भी होगा, सैंपल साइज जितना भी होगा उसके अंदर उतना ही क्रोमियम और आयरन मौजूद होगा, हर दफा सेम रिजल्ट कौन से हैं वो जो कि बायस होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि वो क्रोमियम के साथ नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है वो, बट लेकिन क्या है वो आयरन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। पर्सनल एरर फ्रॉम द केयरलेसनेस इन अटेंशन और पर्सनल लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, कि आप में से किसी को अगर नहीं पता कि भाई मैंने स्पेक्ट्रोमीटर पर जब भी रीडिंग लेनी है तो मेरे लिए क्या क्या मुझे किन किन प्रिकॉशंस को जेहन में रखना है। लाइक अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट पे करना है तो उसको पहले वार्म अप करना चाहिए। आपने जब भी एनालिसिस करना है आपने उसको 20 मिनट 25 मिनट पहले ऑन कर देना है, इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाए, उसका लैंप हीट थोड़ा सा हो जाए और वो प्रॉपर उसकी लाइट में कंसिस्टेंसी आ जाए, तो अब एनालिसिस की रीडिंग डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप ऑन करते ही उसको उसका रीडिंग लोगे, उसके एब्जॉर्बेंस नोट करोगे तो वो
डिफरेंट हो सकती है। तो दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन, आप कितने केयरफुली जो आपको प्रिकॉशंस दी हैं आप उसको कितने अच्छे तरीके से कैरी ऑन करते हो, उस पर डिपेंड करता है पर्सनल एरर। अब इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑल मेजरिंग डिवाइसेस आर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर, पाइपेट, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है ना, ये आप इसको आप खुद पढ़ लोगे। आई थिंक इसको रीड आउट करने की इतनी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल दी है, सिस्टमैटिक एरर आ जाता है, राइज फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज। उसने कहा कि वोल्टेज ऑफ अ बैटरी ऑपरेटेड पावर सप्लाई डिक्रीजेस विद यूज। एरर कैन आल्सो अकर इफ इंस्ट्रूमेंट आर नॉट कैलिब्रेटेड frequently. The experimenter may also use an instrument under condition where errors are large. For example, pH meter, अगर हमने एसिडिक मीडिया में pH की एग्जांपल दी मीटर की, तो pH जो सी है वो एसिडिक होती है, बेसिक होती है, न्यूट्रल होती है। आपने उस इंस्ट्रूमेंट की जब भी बुकलेट पढ़ोगे तो उसमें आपने जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है तो पहले आपने उसकी जो छोटी सी मैनुअल मिलता है उसको पढ़ लेना है ना पहले उसको, कि उसमें उसकी क्या क्या जो है वो इंस्ट्रक्शन है उसको यूज करने से पहले। तो उस पर लिखा होगा कि अगर ये एसिडिक में आपने करना है तो आपने एसिडिक बफर के साथ उसको कैलिब्रेट कर लें। आफ्टर ईच 25 एक्सपेरिमेंट या 10 एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उसको कर लें। उसके बाद क्या है, अगर वो आपने न्यूट्रल पे करना, हो सकता है वो एसिडिक में तो कैलिब्रेटेड हो लेकिन न्यूट्रल पे या बेसिक में वो उसकी कैलिब्रेशन डिस्टर्ब हुई हो। तो आपने जब भी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है तो आपने तीनों बफर सिस्टम में, जिसकी pH 4 हो, जिसकी 7 हो, जिसकी 11 हो, आपने देखना है कि क्या वही pH आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप उसको कैलिब्रेट करेंगे, और अगर आ रही है तो वेल एंड गुड। ठीक है जी। Method error, non-ideal chemical or physical behavior of the reagent and reaction on which an analysis is based, often introduce systematic error. Method error, such sources of non-ideality include the slowness of some reactions, the incompleteness of the others, the instability of some species, the lack of specificity। जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी थी, कि अगर आपका नाइट्रेट स्पेसिफिक होता और उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस मौजूद ना होती तो फिर वो मेथड एरर नहीं आना था। एंड द पॉसिबल अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शंस दैट इंटरफेयर विद, उसकी भी एग्जांपल हो सकती है साइड रिएक्शंस हो रहा है ये वाला भी। ठीक हो गया। तो एन एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, अ कॉमन मेथड एरर इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रिजल्ट्स फ्रॉम द स्मॉल एक्सेस ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कॉज एन इंडिकेटर टू चेंज कलर and signal the equivalence point. The accuracy of such an analysis is limited by the very phenomena that makes titration possible. यहाँ उसने मेथड एरर में बताया कि आपके पास एंड पॉइंट आ जाता है, वो 1 ड्रॉप से भी आ जाता है और वो जो आप टूटी चलाते हो प्यूरेट की उससे भी आ जाता है। तो दोनों केसेस में वो मेथड का एरर है कि वो इतना स्पेसिफिक नहीं होना क्या चाहिए कि एक ड्रॉप के बाद जो उसके बाद, हालांकि कलर में बहुत क्लियर कट डिफरेंस होता है ना, हम वो जो लाइट पिंक आता है परसिस्टेंट लाइट पिंक और वही हम शॉकिंग पिंक भी कर देते हैं और हम कहते हैं हाँ जी यही हमारा एंड पॉइंट है। तो ये मेथड क्या है, एक तो ये, और अगर आप इसी को वही जो टूटी चलाने वाली बात को अगर हम देखेंगे तो वो पर्सनल एरर में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो वो स्पेसिफिक नहीं है, अगर 1 ड्रॉप के बाद ही कलर चेंज हो जाए तो फिर वो हमारे पास उस मेथड की स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी आ जानी थी। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है 5.3 में उसने कहा कि 3 और 4 शो अ नेगेटिव बायस दैट कैन बी ट्रेस्ड to the chemical nature of the sample, nicotinic acid. The analytical method used involves the decomposition of the organic sample in hot concentrated sulfuric acid, which convert the nitrogen in the sample to ammonium sulfate. ठीक है जी। अब वो कहता है कि ये जो एग्जांपल ली है उसमें क्या हुआ है कि वो जो है अमोनियम सल्फेट के साथ जब उसे किया तो इस एक ने कहा कि ये जो है निकोटेनिक एसिड है और दूसरे ने कहा कि ये बेंजाइल आइसोथायो यूरिया क्लोराइड है रिएक्शन की मेथड की वजह से। उसके बाद क्या है जी, कहता है जी कि often a catalyst, the analytical method used involves the decomposition of organic sample, hot concentrated sulfuric acid यूज किया है, उसकी डिग्रेडेशन होनी है, उसने कन्वर्ट कर देना है नाइट्रोजन इन द सैंपल टू अमोनियम सल्फेट में,
a mercuric oxide or a selenium or copper salt is added to speed the decomposition. The amount of ammonia in the ammonium sulfate is then determined in the measurement step. Experiments have shown that compounds containing pyridine rings, such as nicotinic acid, are incompletely decomposed by the sulfuric acid. With such compounds, potassium sulfate is used to raise the boiling temperature. Sample containing NO या NN linkage जिसमें होती है must be pre-treated for subject to reducing condition. Without these precautions, no results are obtained. It is highly likely the negative error in figure 5.3 are systematic error resulting from incomplete decomposition of the sample. Errors inherent in a method are often difficult to detect and are thus the most serious of the three types of systematic error. Methodology जो सी है वो बहुत clear होनी चाहिए. Systematic error encountered in a chemical analysis method error are the most difficult to identify and correct. अच्छा, इसमें इसने कहा कि पर्सनल एरर का क्या है. मैनी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर पर्सनल जजमेंट इंक्लूड एस्टिमेटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर बिटवीन टू स्केल डिवीजंस. ठीक है ना. इंस्ट्रूमेंट पे जब भी आपके पास विजिबल में आपको नंबर्स डिजिटल में आ जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे स्केल बना हुआ और आपने रीड आउट करना है या आपके पास जो ब्यूरेट की स्केलिंग है उसमें आपने मेनिस्कस को पढ़ना है, अपर मेनिस्कस पढ़नी है, कनकेव पे कन्वेक्स, तो वो वहां पर आपकी जजमेंट की जरूरत होती है, एक्सपर्टीज की जरूरत होती है. ठीक है. ये कहाँ पे आता है? इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सिस्टमैटिक. पर्सनल एरर में आएगा, पर्सनल सिस्टमैटिक एरर में आ जाएगा. A universal source of personal error is prejudice or bias. Most of us, no matter how honest, have a natural subconscious tendency to estimate scale reading in a direction that improve the precision a set of result. हम कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने फेयर नहीं है अपनी डीलिंग्स में, जिसकी वजह से हमें ये बायस हमारे अंदर आ जाती है. Common prejudice favoring small digits over large and even numbers over odds. Again, automated and computerized instrumentation जो है can be eliminate this form of bias. कि हम अगर automation करते हैं, हमने जो sample add on करना है और जितने samples लेने हैं वो सब अगर हम कर देते हैं तो उससे हम ये personal error को minimize कर सकते हैं. अच्छा जी, अफेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर और एनालिटिकल रिजल्ट्स. कैसे वो अफेक्ट करता है एनालिटिकल रिजल्ट्स को? जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि सिस्टमैटिक एरर में बी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल. कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो हर दफा सेम होगा, और पर्सनल कांस्टेंट एरर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सैंपल बीइंग एनालाइज्ड. ठीक है ना. सैंपल के साइज पे वो डिपेंड नहीं करता. सैंपल हमने 5 ग्राम लिया या 50 ग्राम लिया, दोनों केस में जो कांस्टेंट एरर है वो सेम होगा. जिस इंस्ट्रूमेंट का एरर था तो हमने वो जितनी दफा भी हमने उसकी एब्जॉर्बेंस लेनी है वो सेम देगी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से था. प्रोपोर्शनल एरर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द सैंपल. जबकि प्रोपोर्शनल एरर के केस में क्या होगा कि वो सैंपल के साइज के साथ वेरी करेगा. अगर हम 50 ग्राम लेंगे, 5 ग्राम लेंगे, तो प्रोपोर्शनल एरर जो है अकॉर्डिंगली वो उससे मूव ऑन करेगा. एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं. अच्छा, ये दो लाइन यहाँ पर आ जाती हैं, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे. The magnitude of the constant error stays same as the size of the quantity is varied. With constant error, the absolute error is constant with sample size, but relative error varies with the sample size is changed. Proportional error ये उसी के vice versa आएगा. इस point को भी आप जरा carefully read out कर लें. The absolute error varies with sample size, but the relative error stay constant when the sample size is changed. एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. कांस्टेंट एरर कैसे कहते हैं? द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट एरर बिकम सीरियस एज द साइज ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड डिक्रीजेस. ठीक है. द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी लूजेस ऑन द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ये एग्जांपल दिया उसने, कहता है कि हमारे पास अगर 0.50 मिलीग्राम प्रेसिपिटेट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं हमारे पास और उन प्रेसिपिटेट का वेट है 0.50. ठीक है. इसको हमने जब वॉश किया है 200 ml वॉश लिक्विड के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ, तो क्या होगा? इफ द प्रेसिपिटेट वेट 500 मिलीग्राम, क्या वेट आएगा?
500 मिलीग्राम। द रिलेटिव एरर ड्यू टू सॉल्युबिलिटी लॉस कितना कम हो जाएगा, -500 में से आपके पास -0.50 लॉस हो गए, -0.50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास रिलेटिव एरर आ गया, ठीक है ना, रिलेटिव आ गया। लॉस ऑफ द सेम क्वांटिटी फ्रॉम, अगर यहाँ पे 50 ग्राम का होगा तो नीचे डिनोमिनेटर अगर कम हो जाएगा तो आपके पास वैल्यूज कौन सी है, वो वेरी हो जाएगी। यही जो आपके पास वेट, इनिशियल वेट के साथ है, सैंपल साइज के साथ जो फैक्टर आ रहा है, वो अगर -0.1% था तो वो अब -1% बन जाएगा। तो ये बिकम सीरियस एज साइज ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड डिक्रीजेस, ठीक है ना, क्योंकि ये डिक्रीज हो गया तो अब ये वाली वैल्यू -1, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गई। इतना सा फर्क हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर -1 है तो एक बड़ा डिफरेंस है। द एक्सेस ऑफ द रिएजेंट नीडेड to bring about a color change during a titration is another example of the constant error. This volume, usually small, remains the same regardless of the total volume of the reagent used. कहता है कि नॉर्मली तो अगर हमने 100 ml लिया, उसमें 1 2 3 ml के फर्क से अगर हम कर रहे हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम the volume usually remains same with regard to the reagent, हम इसे constant ही consider कर लेते हैं। Again the relative error from this source become more serious as the total volume decreases, लेकिन अगर हम उसका total volume जो होता है वो decrease करते जाते हैं, ठीक है ना। अब तो हमारे पास इनके हम माइक्रोग्राम में भी जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम पहले तो जब आप, बल्कि अभी तक आप लोगों ने जो है वो प्यूरेट के थ्रू मिलीलीटर में ही काम किया। कहते हैं कि ये तब सीरियस हो सकता है अगर हमारे पास सैंपल साइज जो है वो कांस्टेंट कंसीडर ना हो, बल्कि विद रेफरेंस टू द वन ड्रॉप, हमारे पास वन ड्रॉप ही या टू ड्रॉप या 1 ml 2 ml के हम एनालिसिस कर रहे हो, तो फिर ये जो सा टाइट्रेशन वाला जो है वो भी एक बिग ब्लंडर बन सकता है विद द बिग एरर। रिजल्ट्स हम उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये था कांस्टेंट एरर। Next है proportional error. The common cause of proportional error is the presence of interfering contamination in the sample. जो मैंने भी एग्जांपल दी थी आपको, सपोज वो कहता है determination of copper is based on the reaction of copper ion with potassium iodide to give iodine. फिर उस आयोडीन को हम मेजर करेंगे। अब उसके अंदर क्या मौजूद है, वो कहता है कॉपर के साथ आयरन भी मौजूद है। तो इफ वो भी प्रेजेंट है तो फिर अगेन आपके पास अब जो पोटेशियम आयोडाइड यूज होगा और जो आयोडीन लिबरेट होगी, वो दो चीजें मिलके जो है वो कर रही हैं उसको प्रोपोर्शनल। द साइज ऑफ द एरर इज फिक्स्ड, क्योंकि हर दफा आपने जो भी सैंपल लेना है उसमें कॉपर और आयरन की अमाउंट वो सेम रहेगी। So the size of the this error is fixed by the function of iron contamination, which is independent of the size of the sample taken. वहाँ पे तो हमने 5 ग्राम लिया था, 500 लिया या 50 लिया, उसकी वजह से फर्क आ गया, लेकिन यहाँ पे वो फर्क नहीं आएगा। तो इसकी वजह से क्या आएगा कि एरर में कांस्टेंट नहीं आएगा, बल्कि प्रोपोर्शनल। इस तरह के एरर को हम कहेंगे प्रोपोर्शनल। इफ द सैंपल साइज इज डबल, फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ आयोडीन लिबरेटेड by both the copper and the iron contaminant is also doubled. Thus, the magnitude of the reported percentage of the copper is independent of the sample size. कि वो sample size से magnitude जो है reported percentage जो है वो उसके उससे वो independent रहेगा sample size से, क्योंकि जो सैंपल साइज डबल होगा तो वो भी डबल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट्स भी डबल आ जाएंगे। वहां पे ऐसा नहीं था, ठीक है ना, वहां पे हमने सैंपल साइज को चेंज किया था, तो आपके पास रिजल्ट कौन सा है वो सेम रहता है टाइट्रेशन में। नेक्स्ट इज द डिटेक्शन ऑफ द सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट एंड पर्सनल एरर। डिटेक्शन करनी है, कैसे आपने उसको डिटेक्ट करना है। तो some the systematic instrument error can be found and corrected by calibration. मैंने जैसे पहले कहा कि अगर हम कैलिब्रेट कर लेंगे तो हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। पीरियोडिक कैलिब्रेशन जो है कि हर 25 सैंपल रन करने के बाद पीएच मीटर को कैलिब्रेट करेंगे, हर 25 रेप्लिकेट एनालिसिस और जो भी विजिबल आप उसको इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर या depends upon the sensitivity of the, it basically depend upon the sensitivity of the instrument, ठीक है। तो many systematic instrument error involve interference where a species present in the sample affect the response of the analyte.
Simple calibration does not compensate for these effects. Instead, the method described can be achieved for another. Most personal error can be minimized by careful, disciplined laboratory work. It is a good habit to check instrument reading, notebook entries, calculations systematically. रिजल्ट लेते जाएं, ऐड ऑन करते जाएं, नोटबुक पे भी ऑन, आप सॉफ्ट कॉपी में, एक्सेल शीट पे भी, साथ के साथ उसकी उस पर स्टैट अप्लाई करते जाएं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते जाएं, तो आपका एरर जोन सा है वो एरर बार खुद ब खुद साथ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा क्या है वो आपके एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा. एरर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट can usually be avoided by careful choosing the analytical method or using an automated procedure. Detection of systematic method error. किस तरह से आपने इसको सिस्टमैटिक मेथड एरर को किस तरह से हमने पढ़ा था कि हम स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हैं. स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी था, निस्ट है हमारे पास, जो हम सर्टिफाइड मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज करते हैं. जैसे बफर स्टूडियो हम खुद भी लैब में बना सकते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली आया उसकी pH4 है या नहीं है, वो उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होगी, लेकिन जो हमने रेफरेंस मटेरियल लिया उसकी 4 ही है, तो वो जो आपके पास है हम इसको यूज करके जो है स्टैंडर्ड कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं अपने सैंपल्स को भी और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी. स्टैंडर्ड मटेरियल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसिस. केयरफुल मेजरमेंट क्वांटिटीज रिक्वायर होती हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होती जब तक कि वो किसी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से रेफरेंस ना दिया हुआ हो. ठीक है ना. SRM क्या है जी? स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल परचेज किया जा सकता है गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल सोर्सेज से. निस्ट जो है ओवर 1300 स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल इंक्लूडिंग रॉक एंड मिनरल गैस मिक्सचर, ग्लासेस, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर, पॉलीमर, अर्बन डस्ट, रेन वाटर एंड रिवर सेडिमेंट्स जो है वो उन्होंने एस्टैब्लिश किए हुए हैं और उसकी बेस पर हम उसको एनालिसिस करते हैं. और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर को? अगर हम इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें. ठीक है जी, अब आप इसको थोड़ा सा खुद ही पढ़ लीजिएगा. चलें देखें. तो बाय द कंपोनेंट्स इन दीज मटेरियल्स डिटरमिन्ड इन 3 वेज. बाय एनालिसिस विद ए प्रीवियसली वैलिडेटेड रेफरेंस मेथड, कि आपने, अच्छा अब ये जो मटेरियल आए हैं कहते हैं कि आपने इसको कि कंपोनेंट्स इन दिस मटेरियल उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि अगर हमने जो हमने पहले वैलिड मेथड, हमारा वैलिड मेथड है, हम उसके थ्रू उसको एनालिसिस करें या हम दो या मोर इंडिपेंडेंट रिलायबल मेजरमेंट मेथड यानी कि यूज करें by analysis by a network of cooperating laboratories that are technically component and thoroughly knowledge, कि या हम एक ही सैंपल को 3-4 लैब से चेक करवाएं. तो these are the methods कि हम किस तरह से या तो रेफरेंस के साथ कंपेयर कर लें या अपने ही सैंपल को 2-3 लैबोरेटरी एनालिसिस से एनालाइज करवाएं और रिजल्ट देखें कितना फर्क आता है. या फिर पहला वेरी फर्स्ट क्या था, बाय एनालिसिस विद ए प्रीवियसली वैलिडेटेड रेफरेंस मेथड, कि जो ऑलरेडी मेथड, नया मेथड हम उस पर इम्प्लीमेंट ना करें बल्कि हम पिछला जो वैलिडेटेड मेथड है उसी के थ्रू हम उसके एनालिसिस करें. तो दिस इज द वे कि हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं एरर को, जो कि सिस्टमैटिक होगा. इंडिपेंडेंट एनालिसिस कैसे होगा? अगर सपोज आपका सैंपल जो है वो वाटर है या कोल है, आपको नहीं पता कि उसके पास का स्टैंडर्ड सैंपल अकॉर्डिंग टू द उसकी जियोलॉजिकल लोकेशन की वजह से उसमें वेरिएशन आ जाती है. तो इन दैट केस अब स्टैंडर्ड, if standard sample is not available, a second independent and reliable analytical method can be used in parallel with the method being evaluated. तो अब हमने क्या करना है, ऐसे सैंपल्स जिसमें के रेफरेंस मटेरियल मौजूद नहीं है तो हम 2 or more than 2 different methods से उसको evaluate करेंगे. The independent method should differ as much as possible from the one under study. This practice minimizes the possibility that some common factor in the sample has the same effect on both methods. ठीक हो गया जी. उसके बाद क्या, ब्लैंक डिटर्मिनेशन. ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या होती है कि आपने देखा कि सैंपल में आपने डिटरमिन करना है, आप उसके स्पाइक सोल्यूशन तैयार कर लोगे कि एक तो आपने वो सैंपल है जिसमें आपको अननोन है कंसंट्रेशन, और एक वो जिसमें आप या तो डालोगे ही नहीं या फिर उसमें नॉन कंसंट्रेशन डालोगे तो उसको आप स्पाइक सोल्यूशन कहोगे, और अगर आप उसमें डालोगे ही नहीं, उसको जीरो रीडिंग के साथ लोगे
तो आप उसको ब्लैंक कहोगे। तो ब्लैंक कंटेन्स द रिएजेंट एंड सॉल्वेंट यूज्ड इन अ डिटर्मिनेशन बट नो एनालाइट। सपोज अगर मैंने करना है एड्सॉर्प्शन मालूम करनी है अपने कोई सा मेरे पास एक सैंपल है, मैंने कोई कंपोजिट सिंथेसाइज किया है, उस कंपोजिट में मैंने देखना है कि वो कितना डिग्रेड करता है मिथाइलिन ब्लू को। तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक सैंपल में मिथाइलिन ब्लू भी डालूंगी, अपना कंपोजिट भी डालूंगी, और फिर मैं उसको 15 मिनट की ट्रीटमेंट दूंगी, दोनों को रिएक्ट करवाऊंगी। तो एक मेरे पास ये सैंपल हो जाएगा। एक क्या होगा कि जिसके अंदर मैं मिथाइलिन ब्लू तो डालूंगी लेकिन मैं उसमें कोई कंपोजिट नहीं डालूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो लैम्डा मैक्स है वो सेम रहेगी, वो शेक होता रहेगा, लेकिन उसके अंदर वो ब्लैंक होगा। ब्लैंक ऐसे होगा कि उसमें मैंने कंपोजिट ऐड ऑन नहीं किया है बट नो एनालाइट, क्योंकि मेरा एनालाइट मैंने एफिशिएंसी चेक करनी है अपने कंपोजिट की, तो मेरा एनालाइट उसमें मौजूद नहीं है। इसको मैं कहूंगी दिस इज द ब्लैंक। Often, many of the sample constituents are added to stimulate the analyte environment, which is called the sample matrix. In a blank determination, all steps of the analysis are performed on the blank material. The results are then applied as a correction to the sample measurement. ठीक है ना, पहले हम माइनस कर लेंगे कि अगर कंपोजिट के वगैरह मिथाइलिन ब्लू था जिसके अंदर के मैंने वो अपना उसके लैम्डा मैक्स सेम आनी चाहिए, जो फर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा, उस लैम्डा मैक्स में की वजह से नहीं आएगा बल्कि वो कंपोजिट की वजह से आएगा। Blank determination reveals errors due to interfering contaminants from the reagent and vessel employed in the analysis. Blank are also used to correct titration data for the volume of reagent needed to cause an indicator to change color. Blank solution contains the solvent and all of the reagent in an analysis. Whenever feasible, blank may also contain added constituent to stimulate the sample matrix. इसकी example कैसी होगी? Blank may also contain added constituent to stimulate the sample matrix. क्या मैंने lead की concentration determine करनी है, ठीक है ना? तो मैंने ये देखना है कि लेड की कंसंट्रेशन में जो एग्जांपल दिया गया है कि इसमें लेड की कंसंट्रेशन डिटरमिन करें, तो अब मुझे नहीं पता कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, जिसकी वजह से मैं क्या करूंगी कि मैं उसके अंदर लेड कौन सा है वो सपोज मैं उसके उसके अंदर जो है वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से ऐड ऑन कर दूंगी। तो अब जो मेरे पास एनालिसिस आएगा, जो भी उसकी पीपीएम आ रही है, सपोज 53 पीपीएम आ रही है, तो सैंपल में बेसिकली 50 है, 0.3 मेरे सैंपल की वजह से। इस तरह से हर जो रीडिंग आएगी उसमें 0.3 का वेरिएशन जो आएगा वो सैंपल मैट्रिक्स की वजह से आएगा, वो जो है वो आपके एडिशन की वजह से आएगा। इसको हम स्पाइक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक हो गया? तो ये आपके पास आ गया कि आपने जो सिस्टमैटिक एरर है उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, डिटेक्ट कैसे करना है, किस तरह से करना है। या तो आप रेफरेंस मटेरियल चूज करेंगे, आप उसको टू और मोर देन डिफरेंट मेथड्स आप यूज करेंगे, उसके इंडिपेंडेंट एनालिसिस डिफरेंट लैब से उसे करवाएंगे, या उसके साथ आप ब्लैंक का एक्सपेरिमेंट लगाएंगे। ठीक है जी। अब ये क्या, वेरिएशन इन द सैंपल साइज, साइज ऑफ द मेजरमेंट इंक्रीजेस, द इफेक्ट ऑफ द कांस्टेंट एरर decreases. Constant error can often be detected by varying the sample size. Systematic error और एक आपके पास था रैंडम एरर भी था। रैंडम एरर को उन्होंने बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया है, इसके लिए हम दूसरी कोई मटेरियल ढूंढ लें। ये हैं जी, हमने कौन सी बुक पकड़ी हुई है जी, क्रिश्चियन की। ये हम स्कूल की बुक्स में देख लेते हैं। Indeterminate errors, they are random. Indeterminate, second class of error is the indeterminate error, often called accidental error, which represent the experimental uncertainty that occur in any measurement. These errors are revealed by small difference in successive measurement made by the same analyst under virtually identical conditions, and they cannot be predicted or estimated. मुश्किल होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था सिस्टमैटिक क्योंकि कैलिब्रेशन की वजह से हर दफा सेम होगा। These accidental errors will follow a random distribution.
मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा आपके साथ पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था। क्या उसने बात कही है? द एक्सीडेंटल एरर्स विल फॉलो a random distribution, therefore mathematical laws of probability, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व हम इसको कहते हैं, हम उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो डाटा है वो एवरेज के मीन के कितने करीब आएगा। जैसे हमने कहा था कि पहले भी कहा कि रैंडम एरर जो है वो बेसिकली हमने उसको ट्रू वैल्यू के करीब करना होता था। सिंबल sigma represent the standard deviation of an infinite population of measurement, and this measure of precision defines the spread of the normal population distribution. अच्छा, अब रैंडम एरर किसकी वजह से है? वो किसी भी वजह से हो सकता है, उसको इसकी अनफिनिट है, उसकी कोई लिमिट लेस है ना, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए हम उसको एस्टिमेट करते हैं मैथमेटिकली। और उसने कहा कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है इसको। ये मैंने आपको पहले बताया था जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था। तो ये मैंने कहा था मैं आपको दोबारा भी एक दफ़ा ज़रा डिटेल से समझा दूंगी। तो ये वो कर्व है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ये कर्व क्या कहती है कि अगर मैंने किसी एक सैंपल को एनालाइज किया और मैंने उसको रिपोर्ट करना है फॉर द होल पॉपुलेशन, जैसे मैंने एग्जाम्पल तब आपको दी थी कि कोल सैंपल है, कोल सैंपल से मैंने 10 सैंपल ले लिए और मैंने उस पूरे सॉर्ट रेंज पे वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो क्या होगा कि कोल सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, कितना ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, अगर उसकी वैल्यू जो सी है, हर दफ़ा जब मैं उसका एनालिसिस करती हूँ, मैंने अगर 10 टाइम्स किया है तो वो 10 टाइम्स एनालिसिस करने पर मैंने उन 10 सैंपल्स का जब मीन निकाला तो वो ये आ गया एक्स बार। ठीक है, ये इसका एक्स बार आ गया। अब ये इसका मीन वैल्यू आ गई। अब वो जो 10 वैल्यूज थी वो कितनी डेविएट कर रही हैं। एक दफा सपोज ये जीरो के बाद एक दफा वैल्यू मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 3 वैल्यूज का, वो ये -1 से +1 के दरमियान, जो मेरे पास जीरो था मीन से उसका डिफरेंस कौन सा है, वो -1 से, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो हम हर रीडिंग पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके हम ये देखेंगे कि वो किस रेंज में फॉल कर रहा है इस गॉसियन कर्व के। ठीक है ना। तो वो जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो उसकी वैल्यू अगर -1 से +1 के दरमियान आती है तो इसका मतलब है कि वो किस पॉपुलेशन को कवर करेगा, वो टोटल 68 पॉइंट की, ये इस कर्व के अंडर जो पॉपुलेशन है वो टोटल हम कंसिडर करते हैं 100% है। ठीक है, तो 100% का जो ये वाला एरिया है वो कहता है कि मीन से जो -1 +1 के दरमियान जो रेंज है वो तकरीबन 68.3% पॉपुलेशन को कवर करती है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो -1 और +1 के दरमियान है तो हमने 70% पॉपुलेशन पे अपने डाटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है, +-2 आ जाती है, +-2 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि अब जो ये वेरिएशन है वो 95.4% पॉपुलेशन पर उसको हमने शो कर दिया। और अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन -3 +3 है तो हमने 99.7% को क्लियर कर दिया। और हर जगह पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज, एवरेज से कुछ एबनॉर्मेलिटीज मौजूद होती हैं। वो जो 0.3 है 100% में से, वो जौन सा है वो उसमें फॉल करता है। देखिए ना, जिसके इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि आजकल जो एवरेज एज है ना वो हमारे पास 60-70% है, 60-70 ईयर्स है। सपोज हम कहते हैं 65 ईयर्स है एवरेज एज इस वक्त पाकिस्तानी पीपल की। तो अब 65 है वो यहाँ फॉल कर रहा है। तो जो 68.3% पॉपुलेशन है वो तो तकरीबन 60-65 के दरमियान फॉल करेंगे, जबकि 80-90 ईयर्स जो एज होगी वो करेंगे 95 पॉइंट। इतनी डेविएशन जो होगी वो हम उसमें से 95.4% पॉपुलेशन पे उस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अब मैंने अपना डाटा जौन सा है वो मैंने कहा कि एवरेज एज जौन सी है वो 65 से 80 ईयर्स है।
और अगर मैं कहती हूँ कि 85 ईयर्स है तो मैं तकरीबन 99.7% पॉपुलेशन पे अपने रिजल्ट को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। लेकिन कुछ हमारे पास पीपल जौन से हैं माशाल्लाह हयात है, उनकी ज़िंदगी 100 साल 102-3 साल है, तो वो जौन से हैं वो उस पॉइंट 3 में आएंगे कि जो 100% में कुछ ऐसे लोग जो कि इतनी माशाल्लाह एज के साथ हेल्दी लाइफ स्पेंड करते हैं। So indeterminate errors really originate in the limited ability of the analyst to control or make correction for external condition, or the inability to recognize the appearance of factor that will result in error. Some random errors stem from the intrinsic nature of things. For example, consider that a sample of radionuclide iodine 129 is taken. The isotope is long lived, and in a short time there will not be a predictable change in its number. But if sufficient amount is taken, then based on the half life, कि अब मेरे पास number of half life, मैंने sample size ज़्यादा ले लिया है, तो अब half life की base पर जो 60 सेकेंड है वहां पर हर 60 सेकेंड के बाद एक डिके होनी है, तो इन रियलिटी दिस में नॉट अकर एवरी 60 सेकेंड बट कैन फ्लक्चुएट विद एन एवरेज ऑफ 60 सेकेंड। तो जरूरी नहीं कि हर 60 सेकेंड के बाद एक, बल्कि एवरेज उसने कहा कि 60 सेकेंड आएगी। By changing the condition, some non-error will disappear. Of course, it will impossible to eliminate all possible random error in an experiment, and the analyst may be content to minimize them to a tolerable or insignificant level. Undetectable error are infinite in variety in contrast to the detectable error. Indetectable कौन से थे? Random error, ठीक है। और जो आपके पास सिस्टमैटिक एरर हैं वो डिटेक्टेबल होते हैं, which by definition are limited, और उनकी लिमिटेड अमाउंट होती है, ठीक है जी। गॉट इट। ये था आपके पास इंडिटर्मिनेट और रैंडम एरर, और ये आपके पास इस बुक से भी आप चेक पढ़ लीजिएगा सिस्टमैटिक एरर को। इन्होंने भी यही बताया हुआ है कि सिस्टमैटिक एरर जौन सा है वो एग्जांपल दी हुई है, और इंस्ट्रूमेंटल है, ऑपरेटिव है, एरर ऑफ मेथड है। डिटर्मिनेट एरर में भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, और जो भी हमने मल्टीप्लिकेटिव में देखा था कि आपने जब उसको वहाँ पे उन्होंने इसको कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल कहा हुआ है, ठीक है ना। कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एरर और हाउ इट एंटर्ड इनटू द कैलकुलेशन। इन एनालिसिस से हम प्रैक्टिस करें कि हम स्पाइक सोल्यूशन बना ले, रेफरेंस सोल्यूशन एटसेट्रा, ठीक है। इन दोनों बुक से आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक स्कूल की बुक है और एक जीटी क्रिश्चियन की बुक का नोट्स है। पेज नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 63 पेज है। ये आपके पास है देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिकल हैंडलिंग इन एनालिटिकल केमिस्ट्री और फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक, या पेज नंबर 86 पे आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, इसके लास्ट एक्सरसाइज को जरा देख लें कि हमने इसमें से एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड द सिस्टमैटिक एरर, कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल एरर, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, मीन एंड मीडियन, ये सारा हमने कवर कर लिया। Two sources of systematic error and two sources of random error in measuring the width of 3-meter table with a 1-meter metal rule. Name 3 types of systematic error. Describe at least 3 systematic error that might occur while weighing a solid on an analytical balance. Systematic error जो ये वही आ जाएगा ना आपके पास analytical balance में, आपकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंट देखें, ये वही सीधी सी बात है कि जो आपने थोड़ा सा उसने यानी कि इसने रीजनिंग देके पूछा है कि अगर आपने बैलेंस पे करना है तो आप कि वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आ सकता है, आपकी पर्सनल एरर की वजह से भी आ सकता है, और तीसरा हमारे पास क्या था, किस वजह से हमने कहा था, मेथड की वजह से भी, क्या आपको ये पता ही नहीं है कि उसको टेयर करना है इंस्ट्रूमेंट को पहले, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। डिस्क्राइब एटलीस्ट 3 ways in which a systematic error might occur while using a pipette to transfer a known volume of liquid. उसी को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसने पूछा हाउ आर सिस्टमैटिक मेथड एरर डिटेक्टेड। सिस्टमैटिक मेथड एरर डिटेक्ट कैसे करना है आपने, हाउ आर सिस्टमैटिक मेथड एरर डिटेक्टेड। अच्छा, अब इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5.5, 6, 7
8, 9, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। ये आप सब स्टूडेंट्स ने बाय दिस 10th ऑफ नवंबर आपने इसको सबमिट कर देना है, अपलोड कर देना पोर्टल पर। 5.5 से 5.9 तक क्वेश्चंस को आगे भी देख लें क्या है आप। The color change of a chemical indicator requires an over titration 0.03. Calculate the percent relative error if the total volume of titrant is this. Find the mean and median of each of the following set of data. Mean median भी हमने कर लिया हुआ है, is also included in your assignment. चले, ये आपके 1 2 3 4 5 and this is the 6 क्वेश्चंस हैं। दिस इज योर होम असाइनमेंट। ये करके आपने पेपर्स पे करें और उसको अपलोड करें पोर्टल पे, अपने अपने स्टूडेंट पोर्टल पे अंडर द स्कैम 507। और ये जब आप कर लेंगे तो फिर हम इस मंडे को आपका मैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसका क्विज भी मैं लूँगी आपका, फिर हम आगे चलेंगे कि आपका टी टेस्ट एफ टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और आप में से किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टुमारो एट 12:45 से 1 बजे के दरमियान आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, मुझसे पूछ लें जिसको जो चीज़ समझ नहीं आई मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।